नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन शैली कार्यक्रम में हम उन विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल को प्रभावित करते हैं और उससे संबंधित होते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में ऐसे ही खास विषय भारतीय सेना और खेल पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करेंगे हमारे साथ मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं उनके बारे में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के एक प्रतिष्ठित सैन्य परिवार में जन्मे मेजर जनरल विक्रम डोगरा ने दुनिया की सबसे कड़ी और मुश्किल प्रतिस्पर्धाओं में से एक आयरन मैन को पूरा किया है। वे जनरल रैंक के दुनिया के पहले ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने आयरन मैन प्रतियोगिता को पूरा कर अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। आयरन मैन एक ट्रायथलॉन है जिसे हर वर्ष वर्ल्ड ट्रायथलॉन कॉरपोरेशन की ओर से आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रिया में संपन्न हुई इस प्रतियोगिता के सभी टास्कों को मेजर जनरल विक्रम डोगरा ने 14 घंटे और 21 मिनट में पूरा कर किया, जबकि इस प्रतियोगिता को पूरा करने का अधिकतम समय 17 घंटे का होता है। उन्होंने 3.8 किलोमीटर तक की स्विमिंग, 180 किलोमीटर तक साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर तक लगातार रनिंग करके इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। मेजर जनरल विक्रम डोगरा अपने छात्र जीवन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली रहे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी व भारतीय सैन्य अकादमी में इन्होंने अनेक पदक जीतकर अपनी प्रतिभा, लगन व कठोर परिश्रम का परचम लहराया है। भारतीय सैन्य अकादमी में जेंटलमैन कैडेट के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त कर इन्होंने शॉर्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम जीवन शैली कार्यक्रम के अंतर्गत हम भारतीय सेना व खेल पर बातचीत कर रहे हैं। सर, व्यक्ति की उपलब्धियां उसकी जीवन शैली से जुड़ी हुई होती हैं और जीवन शैली का उसकी उपलब्धियों पर काफ़ी असर देखने को मिलता है। आपने एक्सेप्शनल रियर फीट्स को प्राप्त किया है और बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने प्राप्त किए हैं, तो हमारे दर्शक आपकी जीवन शैली, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहेंगे। मैं एक फौजी परिवार में पैदा हुआ था 1961 में, और उस समय मेरे फादर उधमपुर उनकी पोस्टिंग थी जी। और उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र होती रही, जैसे कि फ़ौज में होते हैं, प्लेस टू प्लेस। और दिल्ली में मैंने अपना फर्स्ट स्कूलिंग शुरू किया। तो दिल्ली में 6 साल मैं पढ़ा और उस समय उन्होंने मेरे को ऐसे स्कूल में डाला था जिसमें हॉस्टल था, मगर जब तक उनकी पोस्टिंग आई वहाँ से, उस स्कूल में वो हॉस्टल बंद हो गया। तो इसलिए मेरे को वो स्कूल छोड़ के उनके साथ जाना पड़ा। और फिर 1-2 और शहर में स्कूलिंग करने के बाद फिर मैं मसूरी में गया, सेंट जॉर्जेस कॉलेज में, जहाँ पे हॉस्टल था। और फिर वहीं से मैंने एनडीए की तैयारी की और एनडीए में मैंने एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया। एनडीए को ज्वाइन कर लिया 1978 जनवरी में जी। और उसके बाद 3 साल एनडीए होती है, 1 ईयर आईएमए की ट्रेनिंग थी और वो करने के बाद मैं कमीशन हुआ एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट। हिंदुस्तान की जो सबसे हाईली डेकोरेटेड यूनिट है दी पूना हॉर्स, उसमें जिसमें 2 परमवीर चक्र हैं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर और एक सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और 37+ ईयर्स के बाद फिर मैं रिटायर हुआ जी। बहुत सुंदर से सर, आपने अभी बताया कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो फैमिली बैकग्राउंड, आपका एक सैनिक परिवार से आप आते हैं, तो आर्मी क्यों, क्योंकि आप हर क्षेत्र में नंबर 1 है सर, तो आपने आर्मी को ही क्यों चुना? इसके पीछे, आर्मी में जाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा सर आपका? वैसे कोई ऐसा स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं था, मगर जब से मैं बच्चा था तो मैं अपने फादर से बहुत प्रभावित था। मैं उनको देखता था यूनिफॉर्म में, उन्होंने जितने जंग हुए सब में हिस्सा लिया। 62 की लड़ाई हुई चाइना के साथ, 65 की पाकिस्तान, अगेन 71 में, तो उनको मैंने ये सब युद्धों में देखा जाते हुए, तो उसके काफ़ी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। उनके लाइफस्टाइल से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। और मेरी 3 बहनें भी फ़ौजियों के साथ उनकी शादी हुई। सो ये सारा माहौल जो बना मेरे लाइफ में, उससे मेरे को लगा कि मेरे को भी फ़ौज ही ज्वाइन करनी चाहिए। और जब मैं 4 साल का था तब से ही मेरे को जब कोई पूछता था कि आपने क्या करना है, तो मैं बोलता था मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है। तो मैंने कभी कोई और सोचा ही नहीं
सीधा इसीलिए मैं आर्मी में गया। और एक वो जज्बा बनता है कि मैं भी ज्वाइन करूं, मैं भी कुछ देश के लिए करूं, तो ये सब चीज़ें लेके मेरे को फिर मैंने आर्मी ज्वाइन की। जी सर, आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं सर। सर, स्पोर्ट्स के पीछे आपका रुझान किस तरह से, आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ, या बचपन से ही था, या फिर आपने जब अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली उसके बाद आपको लगा कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है और इसमें ही आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों को हासिल करना है? एक्चुअली आई थिंक बचपन से ही मैं बहुत ही स्पोर्ट्स ओरिएंटेड था। मेरे फादर बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। इनफैक्ट उनके टाइम में वो नॉर्दर्न इंडिया बॉक्सिंग चैम्पियन थे और वो शूटिंग में भी बहुत माहिर थे। तो उन्होंने मेरे को ये सब सिखाया, शूटिंग भी सिखाई, स्पोर्ट्स में उन्होंने मेरे को काफ़ी कोचिंग दी, स्विमिंग सिखाई। और जहाँ मैं दिल्ली में रहा एज अ चाइल्ड, वहाँ पे माहौल ही ऐसा था कि रोज़ शाम को हम जाते थे खेलने, 3-4 घंटे खेल के आते थे। तो आई थिंक वहीं से कुछ मेरे अंदर ऐसी चीज़ें आई जो मेरे को स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइन करती गई। और इसलिए मैंने जब आर्मी ज्वाइन की, उस समय भी मैं गेम खेलता था आर्मी के अंदर। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई करियर जब ये आयरन मैन मैंने किया, तो ये लास्ट ईयर में था जो मैं फौज में था, तो प्रोबेबली यही एक कारण था कि मेरी इंक्लिनेशन स्पोर्ट्स की तरफ रही। जी सर। सर, ये आयरन मैन जो आपने पूरा किया, ट्रायथलॉन, ये ट्रायथलॉन क्या है? क्योंकि हमारे जो दर्शक होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों ही तरह के दर्शक हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो ट्रायथलॉन क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहिए। तो जैसे ये शब्द इंग्लिश का है ट्रायथलॉन, इसका मतलब 3 चीज़ें होती हैं इसमें। जी। सबसे पहली चीज़ इसमें आपको स्विमिंग करनी होती है, और फिर साइकिलिंग एंड फिर रनिंग। तो मगर जो आयरन मैन ट्रायथलॉन है, इसका फॉर्मेट जो है वो विश्व में ऐसा है कि सबसे मुश्किल एक दिन का कोई इवेंट अगर हो, इंड्योरेंस इवेंट, तो वो आयरन मैन ट्रायथलॉन है। और इसमें आपको 3.8 किलोमीटर्स की स्विमिंग करनी होती है पहले, जो कि समुद्र में होती है जी। उसके बाद 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है आपको, और इस 180 में आपको हाइट भी गेन करते हो आप, तकरीबन 5 से 6 हज़ार फुट। ये करने के बाद आपको 42.2 किलोमीटर्स की रनिंग करनी है। और ये तीनों इवेंट आपको बैक टू बैक बिना कोई गैप के ख़त्म करने हैं 17 घंटे के अंदर अंदर। तो इसीलिए इसको आयरन मैन चैलेंज बोलते हैं। और ये वर्ल्ड आयरन मैन ट्रायथलॉन चलाती है कई अलग अलग देशों में। अभी इंडिया में ये स्टार्ट नहीं हुआ, मगर मोस्टली यूरोप में और अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में होता है इसका। जी सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि इसमें तीनों चीज़ें, रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग इसमें होती है। स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग, इस ऑर्डर में, ये जो ऑर्डर है इसका, तो इसलिए इसे ट्रायथलॉन कहा जाता है, और तभी इसको ये टर्म मुझे लगता है दिया गया है, ट्रायथलॉन। करेक्ट। सर, इन स्पोर्ट्स में या आप जब गए, तो आजकल हमें देखने को मिलता है कि जो आज के यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादातर मनी ओरिएंटेड गेम्स जो हैं, ज़्यादातर क्रिकेट की ओर या और गेम्स की ओर उनका ध्यान रहता है। तो हमें ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जिससे हम इस तरह के इवेंट्स के लिए, इस तरह के स्पोर्ट्स के लिए अपने जो यंगस्टर्स हैं उन्हें प्रेरित कर सकें, मोटिवेट कर सकें? तो मैं समझता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हो तो आप ऐसे स्पोर्ट को फॉलो करोगे जिसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है। अनफॉर्चुनेटली ट्रायथलॉन, जैसे आप भी कह रहे हो कि आपके हमारे जो दर्शक हैं वो ग्रामीण एरिया से हैं, तो कम इस ऐसी इवेंट के बारे में हमें कम देखने को मिलता है जी। जब किसी चीज़ को हम देखते नहीं हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। मगर अभी रिसेंटली ये ट्रायथलॉन जो है ये बहुत पॉपुलर हो रही है, एटलीस्ट शहरों में जी, और मिड साइज और छोटे शहरों में भी। तो मैं समझता हूँ अगर इसको पॉपुलैरिटी इन द सेंस, इसको व्यूअरशिप मिलेगी, ये टीवी के ऊपर दिखाई जाएगी, तो इसमें और लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि इसमें बहुत चैलेंजिंग है। ट्रू सेंस में इसमें आपको स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग करना है, तो इसलिए आपको हर टाइप के मसल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये मैं समझता हूँ पॉपुलर तभी हो सकती है अगर इसको हम और अपने मीडियम में दिखाएंगे, सोशल मीडिया में होगा या टेलीविज़न के ऊपर या दूरदर्शन में, जैसे आप ले रहे हो इंटरव्यू, इस प्रकार से। जी सर, बहुत अच्छे से आपने सर बताया। सर, आपको इन तीनों इवेंट्स में से, जो स्पोर्ट्स हैं ये, इस ट्रायथलॉन में से सबसे ज़्यादा पसंद क्या करना पसंद है सर आपको? स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग, तीनों में से? वैसे इवेंट के दौरान तो तीनों ही बहुत मुश्किल होते हैं, मगर वैसे अगर आप पूछो रुचि के लिए जी, तो स्विमिंग मैं करता हूँ प्लेजर के लिए, मगर साइकिलिंग
इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि बड़ा डायनेमिक स्पोर्ट है जी सर। मान लो 1 घंटे में आप 30 किलोमीटर निकल जाते हो तो आपने 30 किलोमीटर एरिया कवर किया है, तो डायनेमिज्म साइकिलिंग में ज़्यादा है। तो मेरे को सबसे पसंद अगर आप पूछो तो साइकिलिंग है। जी सर। सर जो युवा जो हैं या हर वर्ग के लोग जो हैं, जो इस तरह से उनकी रुचि रहती है इन चीज़ों में, तो किस तरह से हम अपनी रुचि को डेवलप कर सकते हैं इन स्पोर्ट्स के लिए? सपोज कोई साइकिलिंग करना चाहता है तो वो क्या चीज़ें करे जिससे वो इस इवेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी अपने आप को तैयार करे? किस तरह से वो फिट रह सकता है? एक्चुअली मैं समझता हूँ सबसे पहले उसका मकसद जी, ये इवेंट या कोई भी स्पोर्ट किस लिए वो कर रहा है उससे स्टार्ट होता है जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि अपने आप को चैलेंज देने में पसंद करते हैं। जॉब में बहुत स्टडी रूटीन होती है, घर पे भी स्टडी रूटीन हो जाती है कुछ अरसों के बाद, तो लोगों की लाइफ में जब चैलेंज खत्म होते हैं जी बिल्कुल, इसलिए वो देखते हैं कि अभी मैं ऐसी क्या चीज़ करूं जिसमें मेरे को चैलेंज मिले। तो आपने देखा होगा बहुत लोग आजकल मैराथन भागना शुरू करते हैं क्योंकि मैराथन एक पार्टिसिपेटिव स्पोर्ट है। बिल्कुल। पहले हम क्या करते थे, क्रिकेट देखो वो है स्पेक्टेटर स्पोर्ट, 11 लोग देख रहे हैं, हजारों 11 खेल रहे हैं, हजारों देख रहे हैं। मैराथन में उल्टा है, हजारों भाग रहे हैं और देखने वाले बहुत कम होते हैं। सो ये पार्टिसिपेटिव स्पोर्ट्स जैसे मैराथन है, साइकिलिंग है, ट्रायथलॉन है, इसमें लोग अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। और इसलिए अगर वो अपना गोल बनाए कि मैंने अपने आप को चैलेंज करना है, मैंने कुछ हासिल करना है, अभी मैं हाफ मैराथन करूं या मैं फुल मैराथन करूं या मैं ट्रायथलॉन करूं, तो उससे उनकी मोटिवेशन भी बनेगी। जब आपने अपने आप को गोल सेटिंग करते हो तो आपकी मोटिवेशन बढ़ती है। तो उसी तरह अगर आप गोल सेट करो फिर हार्डवर्क करो तो मैं समझता हूँ आप ये कर सकते हैं। जी सर। सर ये इन सभी स्पोर्ट्स में ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो आपने देखा होगा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इंडिया की, अब जब आप बाहर गए तो वहाँ पर आपने इन तीनों के लिए किस तरह से अपने को तैयार किया, किस तरह से आपने प्रिपरेशन की इसको लेकर के? तो बहुत लोग ये क्वेश्चन मेरे को पूछते हैं और मैं एक ही जवाब देता हूं कि अगर आप इंडिया में ये कर सकते हो तो बाहर करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। इंडिया में हम कहते हैं बहुत पोल्यूशन है, हमारी टेम्परेचर्स जैसे कि मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में ट्रेनिंग समर में 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर होती है। जब मैं बाहर गया उस समय टेम्परेचर थी 26 डिग्रीज, पोल्यूशन कम है तो आपका सांस लेना आसान हो जाता है और हीट कम होती है। तो मैं समझता हूँ यहाँ अगर आपने ट्रेनिंग की है तो वहाँ आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। जी बिल्कुल। सर ये चैलेंजेस इसमें निश्चित रूप से हैं और ट्रायथलॉन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है सर ये, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं सर? चैलेंजेस तो बहुत होते हैं जब आप ट्रायथलॉन करने चाहते हो। जैसे मेरे लिए जो क्या चैलेंजेस थे, फर्स्टली मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज था अपने आप को कन्विंस करना जी कि मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने लोगों को बोला मैं आयरन मैन के लिए जा रहा हूँ तो 99% लोगों ने मेरे को डिस्करेज किया कि नहीं मत करो, ये आपकी उम्र नहीं है करने की, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, क्यों कर रहे हो, इस प्रकार की चीज़ें। तो उससे क्या होता है कि अपने खुद के ऊपर से भी विश्वास हट जाता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो सबसे पहले चैलेंज था कि मैं अपने आप को कन्विंस करूं कि यस आई कैन डू इट। यस सर। सेकंड था टाइम मैनेजमेंट। जी। मैं जॉब पे था, 10 घंटे तो काम पे निकल जाते हैं और ये तो है नहीं कि आप काम के दौरान साइकिलिंग चले जाओ या दौड़ने चले जाओ। तो मेरे को टाइम ढूंढना था ये ट्रेनिंग करने के लिए, और इसकी ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है क्योंकि 3.8 किलोमीटर्स की स्विमिंग अगर आपने करनी है तो 1 से 2 घंटे का टाइम चाहिए। आपने साइकिलिंग 180 किलोमीटर करनी है तो 6 से 7 घंटे चाहिए आपको जी। एंड रनिंग 42 किलोमीटर्स 4 से 5 घंटे। सो ये टाइम कहाँ से निकालो, कैसे मैनेज करो, ये नेक्स्ट मेरी चैलेंज थी जी, टाइम मैनेजमेंट। थर्ड वाज द इक्विपमेंट। ये जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं इंडिया में नहीं बनता, तो या तो जो भी मिल रहा है वो ले लो या ऑनलाइन आप खरीदो या फिर अब्रॉड जाओ। तो ये सब चैलेंज बनते हैं। फिर वेदर कंडीशंस, पोल्यूशन, सोशल लाइफ के ऊपर असर पड़ता है। मैंने 18 महीने सोशलाइज नहीं किया क्योंकि सारा टाइम चला गया ट्रेनिंग करने में। एंड फैमिली लाइफ के ऊपर भी असर पड़ता है क्योंकि आप कुछ और मिशन में लगे हुए हो, फैमिली को टाइम देना आपका कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। सो ये सारे चैलेंजेस फेस किए मैंने। जी जी सर। सर लाइफ में हर किसी व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशनल फोर्स देखने को मिलता है, तो आप किससे सबसे ज़्यादा मोटिवेट हुए? जैसे आपने कहा क्योंकि आपने इन चैलेंजेस को पार किया, तो क्या मोटिवेशनल फोर्स था आपके पीछे?
मैं बोलूँगा मोटिवेशनल फोर्स तो मेरा गोल था जी, मगर मेरी इंस्पिरेशन थी एक, बिल्कुल, जो कि एक लेडी है और उस लेडी को मालूम नहीं है कि वो मेरी इंस्पिरेशन है, और वो एक सिस्टर हैं नन यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड मैंने उनकी जब स्टोरी पढ़ी तो 48 की उम्र में उन्होंने रनिंग को में इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने रनिंग स्टार्ट की 48 की एज पे जी, 52 की एज के ऊपर उन्होंने जाके पहला आयरन मैन इवेंट किया और उसके बाद उन्होंने 40 आयरन मैन इवेंट किए। आज उनकी उम्र 90 ईयर्स की है। तो जब मैंने उनके यूट्यूब के ऊपर देखा उनकी स्टोरी, उनको आयरन नन के नाम से जानते हैं, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा अगर ये कर सकते हैं तो मैंने को भी करना है। सो वो मेरी इंस्पिरेशन है और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हुए मैंने अपना गोल सेट किया और गोल सेट करने के बाद फिर मैंने सेल्फ मोटिवेशन की अपनी कि मैंने गोल सेट किया है, उसको मैं हासिल करूंगा तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इस प्रकार से मैंने अपनी जी फैमिली में, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी फैमिली और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य की ओर बढ़ता है। तो आपने फैमिली मेंबर्स में, फैमिली में कौन ऐसे हैं जिनसे आप, जो आपको निरंतर कहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं आप कर सकते हैं, आप करें इस चीज़ को? सो दैट वे मेरी फैमिली एक बहुत यूनिक फैमिली है। मेरे 2 लड़के हैं एंड मेरी वाइफ है एंड मेरे फादर। सो मेरे लड़के तो सोचते हैं कि ये अगर जा रहा है तो ये कर लेगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरी वाइफ ने कभी ये नहीं कहा कि आप मत करो या कभी डिस्करेज नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को थ्रू आउट। तो मैं समझता हूँ उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना, जैसे मैंने बोला 18 महीने में एक और दिशा में ही चल रहा था। ट्रेनिंग, रात को ट्रेनिंग करता था मैं, क्योंकि दिन में तो ऑफिस में होते थे, तो उन्होंने ये सब सहन किया। सो आई थिंक अगर किसी ने मेरे को सपोर्ट किया तो वो मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा। बिल्कुल सर, आपसे हम टिप्स जानना चाहेंगे जो यंगस्टर्स हैं या फिर हर एज ग्रुप के लोग, वो अपने आप को किस तरह से फिट रखें। और जीवन में फिटनेस का बड़ा महत्व है, जब जीवन तभी है जब हम फिट रहें। तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये बताऊंगा युवकों को कि फिटनेस डज नॉट मीन कि आप मैराथन भागो या आपको 100 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है जी। फिटनेस का मीनिंग ये है कि आपकी बॉडी में जितने आपको काम करने हैं वो आप काबिलियत से कर सको, उतना फिट रहना है। आपको ओवरवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हो गए या अनफिट हो गए तो आपको बॉडी में बीमारियां आ जाती हैं। सो जैसे बोलते हैं इन अ हेल्दी बॉडी रिजाइड्स अ हेल्दी माइंड, तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा। सो ये तो आप ऑब्जेक्टिव लेके चलो कि मेरे को फिट रहना है। सेकेंडली, किस लेवल की फिटनेस करनी है वो सेकंड स्टेप है। आप मैराथन कर सकते हो, आप एंड्योरेंस एथलीट बन सकते हो। तो ये पहले अपना गोल सेट कर लो कि मैंने क्या करना है, और फिर आप उस गोल को हासिल करके सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए आप ट्रेनिंग करें जी। तो मैं समझता हूँ अगर हर पर्सन ये सोचे कि मेरे को फिट रहना है, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाऊँ बाद में, मेरे को डिजीज़ ना हो, वो ये सब तरीके लेके अपना फिटनेस जारी रख सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने 2018-2019 अलग अलग ये आयरन मैन इवेंट्स को आपने पार किया है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो जर्मनी में जब हुआ था ये, तो ये ऑस्ट्रिया से किस तरह से अलग था? क्या इसमें डिफरेंस था? क्या डिफरेंसेस इसमें क्या थे इस स्पोर्ट्स में, ये हम जानना चाहिए। तो डिस्टेंसेस तो वही थे जी। 3.8 स्विमिंग जी, 180 साइकिलिंग एंड 42 रनिंग, मगर उसमें टाइम जो था वो 15 घंटे 50 मिनट में ख़त्म करना था जर्मनी में। सेकेंडली वहाँ पे टेम्परेचर्स जो थी वो बहुत हाई हो गई थी जी। उस समय ये था 28 जुलाई को, तो हीट वेव चल रही थी यूरोप में। सो द टेम्परेचर जब मैंने किया जिस दिन वो 32 डिग्रीज 33 डिग्रीज था, जो कि यूरोप में 33 डिग्रीज है क्योंकि उनका पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, तो सन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है जी। तो ये 2 चैलेंजेस थे डिफरेंट फ्रॉम जो ऑस्ट्रिया था, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छी थी 23-24 डिग्रीज। इस प्रकार से ये डिफरेंसेस आए थे। सर, ये जो आप लगातार करते रहते हैं, तो आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स भी होंगे, इसके बारे में ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, सो मेरा एक्चुअली एम ये था कि मैं हर साल एक आयरन मैन इवेंट करूँ। तो 2018 में मैंने एक किया, 2019 में फिर कोविड आ गया जी। तो 20 और 21 में कोविड करके कुछ नहीं हो पाया, मगर अभी 2022 में मैंने स्पेन बार्सिलोना में रजिस्टर किया आयरन मैन के लिए जी। और मैं अपने 3rd इवेंट 2 अक्टूबर को करने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं उसी के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और
कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना टाइम और भी बेटर कर सकूँ। जी सर। सर, इन तीनों जो ये स्पोर्ट्स होते हैं इसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी देखने को मिलता है और कहावत भी है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो आपको क्या लगता है इसको लेकर के कि जब स्पोर्ट्स में जोखिम भी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने खुद ही बोला, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अनलेस आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो एंड कुछ करो, चाहे उसमें रिस्क हो, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए रिस्क फैक्टर तो इज़ लाइक अ नेसेसरी फीचर विद एनीथिंग जो आप ऐसा मुश्किल करते हैं। तो रिस्क हर चीज़ में होता है, ट्रायथलॉन में भी रिस्क है। तो मैं समझता हूँ जब तक आप रिस्क नहीं उठाओगे आपको वो फल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैंने देखा है ट्रायथलॉन में लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाते हैं जी। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में ट्रायथलॉन की जो स्विमिंग थी उसमें 2 लोगों को हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। सबसे मुश्किल स्विमिंग है, इसीलिए वो पहले करते हैं जी। नेक्स्ट डिफिकल्ट है साइकिलिंग, तो नंबर 2 में उसका सीक्वेंस है। एंड सबसे कम रिस्क है रनिंग, तो वो लास्ट में हम करते हैं। ऐसे ही इन्होंने डिज़ाइन किया है। और रिस्क के लिए लोग होते हैं वहाँ पे। आपको अगर आपको क्रैम्प हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए तो आपकी मदद करने के लिए लोग होते हैं वहाँ पे, मगर फाइनली वो आपकी बॉडी कैसे आपका साथ देती है या नहीं, ये आपको देखना है। सर, आप जब इन चीज़ों की तैयारी करते थे तो कितना समय आप देते थे, क्योंकि आप जॉब में भी थे और आप सर्विस भी कर रहे हैं, वो भी इंडियन आर्मी में आप हैं, तो किस तरह से आपने अपने समय को टाइम मैनेजमेंट किस तरह से आप करते थे इन चीज़ों के लिए? सर, जैसे मैंने बोला था, टाइम मैनेजमेंट मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। जी बिल्कुल। तो 10 घंटे तो जॉब में निकल जाते थे, तो मैं वापस आता था शाम को, चेंज करके मैं रात को 7 से 10 बजे तक थ्राइस अ वीक में रनिंग करता था जी। एंड सेम टाइम ट्वाइस अ वीक में स्विमिंग जाता था। और जो साइकिलिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो मैं करता था सैटरडे नाइट को। सैटरडे नाइट 2 बजे से लेकर संडे मॉर्निंग 9 बजे तक मैं साइकिलिंग करता था। और रात को मेरे को लोग पूछते भी आप रात को क्यों करते थे जी। तो मैंने जैसे एक चैलेंज बताया था कि हीट है, पोल्यूशन है, ट्रैफिक भी है सड़कों पे, तो रात को ये सब कम हो जाता था। तो आई कुड ओवरकम दोज चैलेंजेस रात को करके। इस प्रकार से मैंने टाइम मैनेजमेंट किया। मंडे टू फ्राइडे 5 डे वीक में मैं शाम को रनिंग एंड स्विमिंग, एंड सैटरडे जो कि रात थी उसमें साइकिलिंग, और फिर संडे को रिलैक्स करना ताकि मैं रिकूप कर पाऊँ जी। एंड अगले हफ्ते के लिए मैं तैयारी कर सकूँ जी। सर, जैसा कि हम उत्तराखंड में हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस काफ़ी अलग होती हैं, काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं। तो जो युवा इन इवेंट्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं, या किसी भी एज ग्रुप के लोग, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह से अपने आप को तैयार करें, प्रिपरेशन किस तरह से करें? आई थिंक हमारे यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो आइडियल हैं कोई भी एंड्योरेंस इवेंट के लिए। फौज में हमारी क्रॉस कंट्री होती है और देखा गया है कि हमेशा जो टीम जीतती है वो गढ़वाल रेजिमेंट की होती है जी। क्योंकि उनकी जो फिजिकल बिल्ट है जी, और उनकी जो ट्रेनिंग वो करते हैं वो एक ऊंचे दर्जे की होती है जी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जब साइकिलिंग में 5 से 6 हज़ार किलोमीटर फीट हमने एलिवेशन गेन की, तो हमारे पास यहाँ है पहाड़, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। यहाँ का जो ऑल्टीट्यूड के ऊपर जब आप ट्रेनिंग करते हो, मान लो आप मसूरी के लेवल जो 5-6 हज़ार फीट के ऊपर है वहाँ रनिंग करते हो, तो आपकी रनिंग कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। आपकी जो VO2 मैक्स बोलते हैं ना, ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, वो काबिलियत बढ़ जाती है। तो यहाँ मैं समझता हूँ आइडियल ट्रेनिंग कंडीशंस हैं। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं ट्रेनिंग जब कर रहा हूँ तो समर अभी दिल्ली में स्टार्ट हो गई है, तो मैं मसूरी में आके 1 महीना रहूँगा और रनिंग करूँगा यहाँ पे जी। बिल्कुल। सो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनमें काफ़ी ऑक्सीजनेटेड हो जाते होंगे। सर, आज आपने देखा होगा कि विश्व में आपने अप्रतिम स्थान प्राप्त किया है और इतना हम सभी को, हर भारतवासी को आप पर गर्व है। तो वो पल, वो किस तरह से आपने महसूस किया? क्या आपकी फीलिंग थी जब आपको आयरन मैन के खिताब से नवाजा गया? एक्चुअली जब मेरा इवेंट हुआ तो बहुत ही भावुक हो जाते हैं हम जी। क्योंकि मैंने 18 महीने ये सोचा था कि मैं आयरन मैन बनूंगा और मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया, 99% लोगों ने बोला था ये मत करो जी, आपकी उम्र नहीं है ये करने की। क्योंकि मैं 58 ईयर्स का था उस समय, तो वो कह रहे थे आपकी उम्र नहीं है ये करने की, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो जब मैंने ये हासिल किया
तो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन हुई कि मैंने वो कर दिखाया जिसके ऊपर मैंने अपनी नज़र रखी थी, डिस्पाइट लोगों के बोलने से कि आप ऐसा मत करो। तो बहुत ही भावुक सी फीलिंग होती है, इनफैक्ट आंसू आ जाते हैं आंखों में, उस समय आए थे मेरे इस प्रकार से। जी सर, आप आए, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया और आपके जो आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम जिसमें आज हमने भारतीय सेना के आयरन मैन मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा से आपकी मुलाकात कराई। हमें आशा है कि आपको हमारे ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।